गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनमें क्या लॉज वो फॉलो करते हैं, किन लॉज को वो फॉलो करते हैं। जब भी कोई कंपाउंड बनता है, कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या पहले भी पढ़ चुके होंगे शायद कि मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है। और हम लिख सकते हैं इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। कि कोई भी, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, उसके अंदर जो मास रहेगा रिएक्टेंट्स का उतना ही मास किसका रहेगा? प्रोडक्ट्स का। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सिंपल इसका एग्जांपल है कि सपोज करो आपके पास है आइस, ठीक है, और आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो वाटर में। इसमें कन्वर्ट कर रहे हो वाटर में, या वाटर को कन्वर्ट कर रहे हो आइस में। क्या कोई मास में डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपने 1 kg आइस ली है, 1 kg, तो इसका मास भी कितना रहेगा? 1 kg रहेगा। कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और देखो, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें, सपोज करो आपके पास है HCl और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? NaOH के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NaCl प्लस H2। NaCl प्लस H2 ये एक केमिकल रिएक्शन है एसिड और बेस की। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। साल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ कहूं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट अगर हम कैलकुलेट करें कितना होगा, तो देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5 प्लस 23 प्लस 16 प्लस 1। टोटल मास कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। मास ये सम आएगा 76.5 कि इनका जो मास है वो कितना है? 76.5 ग्राम। अगर हम इनका कैलकुलेट करें तो ये 23 प्लस 35.5 प्लस 2 प्लस 16, जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 76.5। कितना आएगा? 76.5। तो हम देख रहे हैं कि जो मास है वो इक्वल है। एक केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें जो रिएक्टेंट का मास है वो किसका मास है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट किया जा सकता है इसमें। ठीक है। अब देखो, हम कोई भी प्रोसेस करते हैं। अगर मैंने कहा कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक था, एक लकड़ी का टुकड़ा है, आपने उसको जला दिया, राख ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो क्या उस ऐश का जो राख है क्या उसका उतना ही वेट होगा जितना लकड़ी का था पहले? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ऐसा क्यों है कि हम तो कह रहे हैं मास को तो हम क्रिएट कर ही नहीं सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, और हम उसको जब हीट कर रहे हैं, उसको बर्न कर दिया तो उसका मास तो कम हो गया, फिर वो मास कहां चला गया? वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है उसके अंदर। मास कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दे आर इंटरकन्वर्टेबल, दे आर इंटरकन्वर्टेबल। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, बट देयर सम इज कांस्टेंट, बट देयर सम इज कांस्टेंट। तो उसको हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, क्या लिखेंगे? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब बहुत सारी जगह हम देखेंगे कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी की जगह ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। लॉ ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी क्या कहते हैं कि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, but the sum of
mass and energy during a physical or chemical change remains constant कि जो इनका मास का बट इन दोनों का जो सम रहेगा मास और एनर्जी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस। तो फर्स्ट हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या लॉ है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज, क्या वो एक्सप्लेन करता है। हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। क्या मतलब है इस लॉ का? ये लॉ क्या कहता है, a chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in same fixed proportion by mass। कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे आपस में, कि मैं कहूं कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इनका जो रेशियो रहेगा मास का वो फिक्स रहेगा। कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, CO2। क्या बनाएंगे, CO2। इन दोनों से मिलके जब भी CO2 फॉर्म होगी तो इनके जो मास का कंपोजिशन है, जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है वो सेम रहेगा। कि कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दो ऑक्सीजन है 32 हो गया। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3:8। कितना आएगा 3:8। ये फिक्स है कि जब 3:8 में कार्बन और ऑक्सीजन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए कहीं भी हो। H2O की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, यहाँ रेशियो है 1:8। तो ये फिक्स है कि जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन उसका रेशियो 1 रहेगा और ऑक्सीजन का रेशियो 8 रहेगा। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। कि हम कभी भी H3O को वाटर नहीं करेंगे कि ये वाटर फॉर्म हो गया। वाटर की जब भी बात होगी तो रेशियो यही होना चाहिए। CO2 जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी तो रेशियो ये फिक्स है रेशियो, ये चेंज नहीं होगा किसी भी कंपाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? When two elements combine to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with fixed mass of the other bear a simple ratio to one another. Bear a simple ratio to one another. क्या कह रहा है ये कि जब दो एलिमेंट्स है वो दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं तो उसमें एक कंपाउंड का मास फिक्स कर दो तो दूसरे का जो मास चेंज हो रहा है उनके बीच में एक सिंपल रेशियो रहेगा मास का। कैसे? एक एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो कि आपके पास है कार्बन एंड ऑक्सीजन। हमने कहा था कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम यहाँ रेशियो देखें तो यहाँ मास का रेशियो कितना था कि आपके पास 12 और 32 3:8। कितना था 3:8। यहाँ अगर आप मास का रेशियो देखें तो आपके पास कितना आएगा 3:4। कितना हो जाएगा 3:4। तो एक का मास जिसका फिक्स है, अब यहाँ मास किसका फिक्स है, कार्बन का फिक्स है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी कितना है 12 है। अब मास चेंज किसका हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ कितना है 32 और यहाँ कितना है 16। तो इनके मास के बीच में जो रेशियो रहेगा वो एक सिंपल रेशियो आएगा। कि मैं कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 32, मास कितना है 32, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना है 16। कार्बन डाइऑक्साइड में 32 और कार्बन मोनोऑक्साइड में 16। तो इनके बीच में रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा 2:1। एक सिंपल रेशियो आएगा जिसका मास चेंज हो गया उन दोनों के मास के बीच। ठीक है, इसका तो मास फिक्स है, कार्बन का तो 12 है। अब जिसका मास चेंज हो रहा है हम ये कह रहे हैं
कि then the masses of one of the element which combines with a fixed mass of the other element, कि fixed mass के साथ combine हो रहा है एक element, bears a simple ratio to one another, और इनके बीच में एक simple ratio रहेगा। ये हो गया। एक और भी एग्जांपल हम लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हम एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कंपाउंड बनता है N2O और एक फॉर्म होता है। यहाँ आपके पास आएगा 28 और रेशियो 16, और यहाँ आएगा आपके पास 14 रेशियो 16। ठीक है, नाइट्रोजन का मास है फिक्स कर दो कि यहाँ आपके पास 14 रेशियो 8 है और यहाँ आपके पास है 14 रेशियो 16। हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया कि 14 है, उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन के रेशियो में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ कितना है 8 और यहाँ कितना है 16, तो कितना हो गया 1 रेशियो 2। एक सिंपल रेशियो है, क्या एक सिंपल रेशियो। फिक्स मास कर लो किसी भी एक एलिमेंट का, उसके कंपैरिजन में दूसरे को देखो कि कितना मास में चेंज आ रहा है, उनका रेशियो क्या है, तो वो एक सिंपल रेशियो आएगा। एलिमेंट सेम होनी चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। चाहे आप ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लो तो नाइट्रोजन का एक सिंपल रेशियो आएगा। अब हमने नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन का एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 1 रेशियो या 2/3 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल होल नंबर में आएगा, क्या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? इसको जब एग्जांपल से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ द masses of two elements A and B which combine separately with the fixed mass of the third element C is either the same or some simpler multiple ratio of the masses in which A and B combines directly with each other। क्या मतलब है, एक एग्जांपल हम देखते हैं, उससे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि आपके पास दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, तो मैंने मान ली वो दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। वो एक थर्ड एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंपाउंड बनाएंगे वो होगा H2O, और जो कार्बन और ऑक्सीजन जो कंपाउंड बनाएंगे वो होगा CH4, और यहाँ हम बात कर रहे हैं CO। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है, जब ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो इन दोनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन तो कॉमन रहेगा। अब इसके मास को अगर हम फिक्स कर दें तो इनके मास में एक रेशियो आएगा, वो ही रेशियो जब ये आपस में कंपाउंड बनाएंगे वो उसके इक्वल होगा या एक उसके सिंपल रेशियो में आएगा। होल नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, सिंपलर मल्टीपल ऑफ द रेशियो क्या है मतलब, वो देखते हैं। देखो CH4, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन 12 पार्ट्स तो कार्बन है और 4 पार्ट्स क्या हाइड्रोजन। H2O में 2 पार्ट्स हाइड्रोजन है और 16 पार्ट्स क्या आपके पास ऑक्सीजन। दोनों को फिक्स कर लो कि 4 कर लेते हैं, तो यहाँ आपके पास 4 है, अगर इसको 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32। मतलब हमने हाइड्रोजन का मास क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो यहाँ आपके पास रेशियो ये कितना है 12 रेशियो 32। किसका, अब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देख रहे हैं। किसका रेशियो देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो ये रेशियो कितना आएगा 3:8। जब हमने हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन का मास जो हाइड्रोजन के पार्ट्स है वो फिक्स कर दिए, 4 ले लिए, 2 लेके भी कर सकते थे हम, या 4 ले लिया हमने कि इधर भी हमने 4 किया तो ये कितना हो गया 32। तो ये आएगा 12 रेशियो 32, 3:8। और जब ये आपस में कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो ये कितना है 12 और ये कितना है 16, तो कितना आएगा 3:8। ये आया 32, तो ये कितना आएगा 3:8। तो उसी के इक्वल है, उसी के इक्वल है। इन दोनों में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो रेशियो किसके इक्वल है, जब इन्होंने आपस में कंपाउंड फॉर्म किया। ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब इक्वल नहीं होगा तो किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। उसका एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अगर हम लें, आपके पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स है, तीसरे एलिमेंट है आपके पास सल्फर, इसके साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं दोनों।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। यहाँ जब कंपाउंड बनेगा वो होगा SO2, यहाँ होगा H2S, और जब ये आपस में कंपाउंड बनाएंगे तो वो होगा H2O। क्या हो जाएगा? H2O। अब देखो, अगर इन दोनों की अगर हम बात करें, आपके पास है H2S और दूसरा कंपाउंड है SO2, 2:32। सल्फर का मास कितना होता है? 32। यहाँ आपके पास है 32:32। 32:32। तो अगर हम सल्फर एक कॉमन एलिमेंट है, इसका मास हमने फिक्स कर लिया, कॉमन ले लिया कि दोनों तरफ 32 है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना आएगा? 2:32। तो ये आएगा 1:16। कितना आ गया? 1:16। किसके मास का रेशियो है ये? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जब सल्फर दोनों में कॉमन है तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो ले रहे हैं, वो कितना आ गया? 1:16। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में डायरेक्टली एक कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें रेशियो कितना आएगा? H2O 2:16। कितना है ये? 2:16, और ये आ जाएगा 1:8। कितना आ गया? 1:8। ये कितना आपके पास? 1:16। अब इक्वल नहीं है, लेकिन ये एक मल्टीप्लायर है। क्या है? एक मल्टीप्लायर है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। ये एक मल्टीपल है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बस ये जो आप फेलो है ये कहता है क्या तो ये रेशियो इक्वल रहेगा या एक सिंपल मल्टीपल का रेशियो रहेगा, जिससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे बता देना मैसेज पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गे-लुसाक्स लॉ। लास्ट हमारा है वो क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। क्या कहता है? When gases react together, they always do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volumes of कि जब गैसेस रिएक्ट करेंगे आपस में तो एक सिंपल वॉल्यूम का रेशियो रहेगा उनके बीच। फॉर एग्जांपल आपके पास है H2 गैस प्लस Cl2 गैस और ये फॉर्म करती है 2HCl गैस। तो यहाँ अगर हम देखें तो वॉल्यूम कितना है? 1 है। यहाँ भी वॉल्यूम 1 है और यहाँ कितना है? 2 है। मतलब अगर अभी इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, तो ये कितने फॉर्म होगी? 2 लीटर। तो इनके वॉल्यूम के बीच में रेशियो कितना आ गया? 1:1। एक सिंपल रेशियो रहेगा। क्या रहेगा? एक सिंपल रेशियो रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सिंपल रेशियो का मतलब ये है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ तो रेशियो कितना है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1:1:2। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, आपके पास है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ये फॉर्म करते हैं अमोनिया NH3 गैस। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। इसका मतलब है यहाँ वॉल्यूम कितना है? 1, यहाँ कितना वॉल्यूम है? 3 और यहाँ कितना वॉल्यूम है? 2। तो इनके बीच में जो रेशियो आएगा वो कितना रहेगा? 1:3:2। 1:3:2। एक सिंपल रेशियो आएगा इनके वॉल्यूम के बीच में। और ये जो हम रखेंगे ये सब सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है। जब आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है, उस पे हम ये रेशियो, तो ये रेशियो क्या रहेगा? एक सिंपल रेशियो आएगा इनके वॉल्यूम्स के बीच में। वैसे ये कहता है गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अब हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, बहुत सारे ये आपको पढ़ने हैं। इनमें कोई भी डाउट रहती है तो मेरे से पूछना है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।